हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हमारी अगली टेस्ट सीरीज आ गई है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, महानदी के संदर्भ के बारे में हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे। चलिए, पहला ऑप्शन क्या है, महानदी बेसिन का विस्तार जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है। दूसरा कह रहा है, क्या जो तेल नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है, हमारा महानदी उड़ीसा राज्य में डेल्टा बनाती है। तो ये हमारा महानदी के संदर्भ में ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। बी कह रहा है कि क्या 2 और 3 सही है। सी कह रहा है क्या 1 और 3 सही है। और डी कह रहा है क्या 1 और 2 दोनों सही हैं। तो आपको बताना है कि महानदी के संदर्भ में इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। चलिए फटाफट बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। हाँ, तो इनमें से जो हमारे ऑप्शन है, तेल नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है और महानदी उड़ीसा राज्य में डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन से हो जाएगा, 2 और 3 हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। 2 और 3 जो है हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये हमारा आ गया आप लोगों के सामने। ठीक, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तरफ बांध दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी दी हुई है। आपको मिलान करना है कि चेरुथानी बांध किस नदी पर है, लिंगन मक्की बांध किस नदी पर है, दुलहस्ती बांध किस नदी पर है और काकरापार बांध किस नदी पर बनाया गया है। ये हमारा मैच कराने वाला है। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए ठीक है, चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सही तरीके से। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तरफ बांध है एक तरफ नदी है, तो हमें इसको मैच कराना है। देखो भैया, इसमें से हमें सबसे आसान वाला पढ़ना है कि दुलहस्ती बांध। कौन सा, दुलहस्ती बांध, हमारा सी नंबर। दुलहस्ती बांध जो है हमारा किस नदी पर है, दुलहस्ती बांध जो है वो हमारा चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। ठीक है, दुलहस्ती बांध जो है हमारा चिनाब नदी पर है। तो हमारा सी का 4 हो गया। क्या हो गया, सी का हमारा 4 हो गया। ठीक है, तो अब सी का 4 हमारा एक ही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। इसी आधार पर हम सभी को मिला लेंगे। कौन सा, जैसे हमारा एक का कौन सा हो जाएगा, चेरुथानी बांध पेरियार नदी पर है। ठीक है, दूसरा बी, लिंगन मक्की बांध किस पे है, शरावती नदी पर है। और काकरापार बांध किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर। तो हम ऐसे मिला लेंगे, चिरुथानी बांध पेरियार नदी पर, लिंगन मक्की बांध शरावती नदी पर, तुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर और काकरापार ताप्ती नदी पर है। ठीक, तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, मतलब आपको गलत बताना। एक तरफ फसल दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी प्रजातियां दी हुई है। तो जो सोयाबीन है, क्या सोयाबीन की प्रजाति स्वर्ण वसुंधरा है, ये चीज सही और गलत में बताना है। दूसरा कपास, कपास की प्रजाति क्या कहलाती है, क्या लक्ष्मी कहलाती है। सत्यभामा क्या धान की एक प्रजाति है। मालवीय चमत्कार क्या चना की कोई एक प्रजाति है। तो इसके बारे में आपको बताना है। चलिए फटाफट आप बताइए, तीसरा नंबर सवाल है। देखो भैया, बाकी हमारे सब सही, लेकिन मालवीय चमत्कार जो है वो चना की प्रजाति नहीं है। तो सोयाबीन जो हमारा स्वर्ण वसुंधरा की प्रजाति है, कपास जो है हमारी लक्ष्मी की प्रजाति है और सत्यभामा जो है हमारी धान की प्रजाति है। तो हमारा ये सी डी गलत है। तो ए बी और सी ये हमारे 3 ऑप्शन क्या हो गए, सही हो गए। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, ये चौथा नंबर हमारा सवाल है कि कर्णपुरा कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में अवस्थित है। कर्णपुरा कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में अवस्थित है। महानदी घाटी में, सोन घाटी में, गोदावरी घाटी में, दामोदर घाटी में। फटाफट बताइए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा नंबर। तो हमारा भैया जो कर्णपुरा कोयला क्षेत्र जो पड़ता है ये हमारा दामोदर घाटी में पड़ता है। ठीक, चलिए आइए 5वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या पावागढ़ पावागढ़ क्या एक सौर ऊर्जा है। अनहोनी जो होती क्या एक गर्म जल स्रोत है। तातापानी जो है क्या एक परमाणु ऊर्जा है। चमेरा क्या एक जलीय ऊर्जा है। इसके बारे में आपको बताना है। चलिए फटाफट आप लोग टिक लगाइए। तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पावागढ़ जो है वो हमारा सौर ऊर्जा है। अनहोनी जो है वो हमारा गर्म जल स्रोत है और चमेरा जो है हमारा जलीय स्रोत है।
तातापानी जो है ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर का सवाल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन परित्यक्त नगर नहीं है? ठीक, पहला ऑप्शन लखपत, दूसरा कुलधारा, तीसरा धनुषकोडी, चौथा मुक्तेश्वर। 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परित्यक्त नगर नहीं है। चलिए, लखपत हो गया, कुलधारा हो गया, धनुषकोडी हो गया, मुक्तेश्वर हो गया। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। तो मुक्तेश्वर जो है हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी जो नगर हैं ये पूरी तरीके से परित्यक्त हैं। ठीक, 7वां नंबर सवाल है। ठीक, कौन सा? 7वां नंबर सवाल है, माउंट ताल तथा माउंट एपो ज्वालामुखी का संबंध किससे है? क्या माउंट ताल एवं माउंट एपो ज्वालामुखी का संबंध किससे है? 7वां नंबर है। पहला मैक्सिको से, दूसरा फिलीपींस से, तीसरा इटली से, चौथा पेरू से। तो आपको बताना है कि 7 नंबर का सवाल जो माउंट ताला है और माउंट एपो ये दोनों ज्वालामुखी है, इनका किस देश से इनका संबंध है, मतलब किस देश में ये ज्वालामुखी पाए जाते हैं। 4 देश दिए हुए हैं, मैक्सिको, फिलीपींस, इटली, पेरू। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो भैया जो माउंट ताल है, माउंट एपो ज्वालामुखी, वो दोनों ज्वालामुखी कहाँ है? वो फिलीपींस में है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 8वां नंबर का सवाल है। 8वां नंबर कह रहा है एल्यूसियन द्वीप पर किस देश का स्वामित्व है? रूस का, डेनमार्क का, नॉर्वे का, यूएसए का। चलिए फटाफट बताइए। तो एल्यूसियन जो द्वीप है इस पर यूएसए का अधिकार है, यूएसए इस पे अपना अधिकार मानता है। चलिए 9वां सवाल क्या है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? ठीक, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। वो किस द्वीप पर स्थित है? ठीक, होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, शिकोकू द्वीप, क्यूशू द्वीप। ठीक, तो बताइए जो जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर हमारा सवाल है। फटाफट आपको बताना है कि 10वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम रबड़ के प्रमुख उत्पादक देश हैं। कह रहा सवाल हमारा है कि जो थाईलैंड देश है और इंडोनेशिया देश है और वियतनाम, क्या यहाँ पर रबड़ जो होता है वो प्रमुख उत्पादक देश ये तीनों हैं? फिर कह रहा है कि ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक देश हैं। क्या यहाँ पे कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? फिर मोका, कॉफ़ी ब्राज़ील में उगाई जाती है। मोका जो है कॉफ़ी की एक प्रजाति है, क्या वो ब्राज़ील में उगाई जाती है? डी नंबर सवाल कह रहा है ब्राज़ील के कहवा बागानों को फजेंडा कहते हैं। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से कौन सा सही नहीं है। देखो भैया जो मोका है वो कॉफ़ी की प्रजाति नहीं है। बाकी थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम में रबड़ के उत्पादक, यहाँ पे रबड़ उत्पादन किया जाता है। ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक देश है। और ब्राज़ील के जो कहवा के बागान होते हैं, बगीचे होते हैं, उनमें बागानों को उनको फजेंडा कहा जाता है। ठीक, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ये 11 नंबर का हमारा 11 नंबर हम देख लेते हैं। फटाफट जल्दी जल्दी टिक लाइए। वर्ष 2023-24 का बजट कितनी प्राथमिकताओं पर केंद्रित है? 5, 7, 9, 11। चलिए फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 2023-24 का बजट जो है 7 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। ठीक है, चलिए ये 12 नंबर का हमारा सवाल है। कह रहा भारत के वर्ष 2023-24 के बजट में उल्लिखित मिष्टी योजना का संबंध किससे है? ठीक, ये मिष्टी जो है एक योजना है, इसका संबंध किस चीज से है? तटीय पर्यावरण से, हरित ऋण कार्यक्रम से, शहरी अवसंरचना से, उपरियुक्त में से कोई नहीं। 12 नंबर में से हमारा कौन सा है? देखो भैया, भारत के वर्ष 2023-24 का जो एक बजट पास हुआ है जिसको मिष्टी नाम से जाना जाता है, उसकी योजना जो है तटीय वर्षा पर्यावरण से। क्या? तटीय पर्यावरण से। 12 नंबर का सवाल हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल हम देखते हैं। 13 नंबर हमारा सवाल कह रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? 13 नंबर का सवाल है। 13 नंबर सवाल में हमारा विश्व बैंक जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आपको बताना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स ये एक रिपोर्ट है, इसको कौन जारी करता है ये आपको बताना है। तो भैया जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्ट है उसको विश्व बैंक जो है वो जारी करता है। कौन सा सवाल हो गया हमारा 13 नंबर का सवाल हो गया। अब आइए बात करते हैं सीधा 14 नंबर के सवाल पर। 14 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? एक तरफ वित्त संस्थाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उसको कब स्थापित किया गया है। तो आपको इसमें यह बताना है कि इनमें से कौन सी किसकी स्थापना सही नहीं मैच कर रही। तो भारतीय जीवन बीमा निगम जिसको हम LIC बोलते हैं, क्या उसकी स्थापना 1960 में हुई थी? बी कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड जिसको हम IFCI बोलते हैं, क्या उसका
उसकी स्थापना 1948 में हुई थी। सी कह रहा भारतीय स्टेट बैंक जिसको हम एसबीआई बोलते हैं, क्या उसकी स्थापना 1955 में हुई थी। क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई, क्या उसकी स्थापना 1964 में हुई थी। तो आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित गलत है। चलिए फटाफट बताइए भैया। जो एलआईसी है, एलआईसी की स्थापना 1960 में नहीं हुई थी। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा ए जो है वो गलत है। आगे बढ़ें। चलिए 15 नवंबर हमारा सवाल क्या कर रहा है, गौतम बुद्ध के बारे में आपको बताना है। किसके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। चलो 15 नंबर सवाल है गौतम बुद्ध के बारे में। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, क्या ये बात सत्य है। बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन सुत्त पिटक में संकलित किए गए हैं। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था। ये 3 ऑप्शन है हमारे, और पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है भैया 1 सही है, फिर कह रहा है 1 2 सही है, सी में कह रहा है 1 2 तीनों सही है, डी कह रहा है 1 और 3 सही है। तो आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ये बिल्कुल हमारा सही है। दूसरी बात कहा जाता है बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन सुत्त पिटक में संकलित है, ये भी बात सही है। उन्होंने वैदिक धर्म स्वीकार किया था, नहीं भैया उन्होंने वैदिक धर्म जो है वो स्वीकार नहीं किया था। तो हमारा 1 और 2 जो है वो पूरी तरीके से सही है। ठीक, चलिए आइए हमारा 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल हमारा ये कहता है कि महाभारत तथा पुराणों में मलिनी किसकी प्राचीन नाम है। क्या किसका, मलिनी किसका प्राचीन नाम है। गिरिव्रज का, इंद्रप्रस्थ का, वैशाली का, चंपा का। ठीक, चलिए फटाफट बताइए। 16 नंबर देखो, मलिनी याद रखिएगा, मलिनी। ठीक, वो चंपा का प्राचीन नाम क्या था, मलिनी था। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं ज़्यादा समय लगेगा। 17 नंबर सवाल आइए देख लेते हैं। 17 नंबर सवाल हमारा क्या है, एक तरफ शासक दिया हुआ, दूसरी तरफ उसके अभिलेख दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। कनिष्क का अभिलेख क्या रबतक अभिलेख है। स्कंदगुप्त का अभिलेख क्या भीतरी अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है। और कुमारगुप्त प्रथम का क्या तक्षशिला अभिलेख है। आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो भैया कनिष्क का जो है वो रबतक अभिलेख है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक, दूसरी स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, ये भी बात सत्य है। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, ये भी बात सही है। लेकिन कुमारगुप्त का तक्षशिला अभिलेख नहीं है, ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए फटाफट 18 नंबर सवाल पे आते हैं। वह ग्रंथ जिसे तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है, क्या वह ग्रंथ जिसे तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है। नंदी कलम्बकम, मणिमेखलय, कुरल, पेरिय पुराणम। चलो आपको बताना है कि इनमें से किसे तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है। चलिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में आपको टिक लगाना है, इनमें से कौन सा सही है फटाफट बताइए भैया। जो कुरल है उसको जो है तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है, ये बात एकदम सत्य है। चलिए हमारा 19 नंबर सवाल है, कह रहा है कि किस संप्रदाय का केंद्र तमिलनाडु के तोतांद्री में था। ठीक, रामानुज संप्रदाय, निम्बकार संप्रदाय, महापुरुषिया संप्रदाय और महानुभाव संप्रदाय। 19 नंबर में बताना है आपको कौन सा हमारा सही है। तो किस संप्रदाय का केंद्र तमिलनाडु के तोताद्री में था। तो भैया रामानुज संप्रदाय का जो केंद्र था, ठीक, वो तमिलनाडु के तोतांद्र में था। चलिए 20 नंबर सवाल है हमारा। 20 नंबर में हमारा क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। खैरुल मंजिल मस्जिद क्या माहम अनगा द्वारा बनवाया गया था। जहांगीरी महल क्या अकबर द्वारा बनवाया गया था। अटाला मस्जिद क्या इब्राहिम शाह सरकी द्वारा बनवाया गया था। इसमें दौला का मकबरा क्या शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। 20 नंबर सवाल है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है आपको ये बताना है। तो भैया खैरुल मंजिल मस्जिद, माहम अनगा, जहांगीरी महल, अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी, इसमें दौला का मकबरा जो है शाहजहां द्वारा बनवाया नहीं गया था, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 21 नंबर का सवाल, चलिए फटाफट 21 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, भारत में पहला चाय बागान 1835 में लगाया गया था। आसाम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। भारत में पहली प्रयोगात्मक रेल लाइन 1849 में बिछा दी गई थी। और 1850 के बाद सिंचाई व्यवस्था का कार्य सैनिक बोर्ड की देखरेख में होता था। चलिए 21 नंबर हमारा इनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है। चलिए भारत में पहला चाय बागान जो 1835 में, ये बात बिल्कुल सत्य है। आसाम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में, ठीक है। और भारत में पहली प्रयोगात्मक रेल लाइन बिछाई 1849 में गई थी, लेकिन चलाई 1853 में गई थी।
1850 के बाद सिंचाई व्यवस्था कार्य सैनिक बोर्ड कितना सैनिक बोर्ड की देखरेख में नहीं हुई थी। ये बात हमारी क्या है, गलत है। बाकी हमारी तीनों ऑप्शन सही है। चलिए हमारा 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 22 नंबर हमारा सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से इसको एक दूसरे से कौन सा कथन सत्य है। सतारा डलहौजी की राज्य हड़प नीति का शिकार होने वाला प्रथम राज्य था। क्या ये बात सही है। सतारा के राजा ने अंग्रेज रेजिडेंट से स्वीकृति के लिए बिना एक बालक को गोद लिया था। ठीक, सतारा के राजा ने अंग्रेज रेजिडेंट से स्वीकृति के लिए बिना एक बालक को गोद ले लिया था। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ए और दो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, एक में सही व्याख्या करता है। और हमारा अगला ऑप्शन क्या है कि ए सही है। ठीक, हमारा अगला ऑप्शन क्या कहता है कि भैया इसमें ए सही है आर गलत है, भी कहता है ए गलत है आर सही है। तो आपको इनमें से बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो भैया, इनमें से हमारा जो 22 नंबर का सवाल है, 22 नंबर में हमारे जो ऑप्शन है वो पहला सही है, क्योंकि ए और आर दोनों सही है। क्या, ए और आर। सतारा डलहौजी की राज्य हड़प नीति का शिकार होने वाला प्रथम राजा। कहते नहीं, सजय बहु झनका, सतारा हो गया, जैतपुर हो गया, बघाट हो गया। ठीक है, ये सारे एक क्रमबद्ध हैं, इसको रट लीजिएगा। सजय बहु झनकत के नाम से हमने उसको तैयार किया था। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही है और सही व्याख्या भी करता है। ठीक, चलिए हमारा 23 नंबर सवाल है। 23 नंबर में हमारा सवाल ये कहा जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन भी दिख रहा है, चलो ऑप्शन भी मिलाते हैं। ठीक, पहला एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ कलाकार दिया हुआ है, किस क्षेत्र से कौन से कलाकार किस संबंधित है। चलिए, शास्त्रीय गायन का संबंध किससे है, सितार वादक का संबंध किससे है, वायलिन वादक का संबंध किससे है, सरोद वादक का संबंध किससे है। तो भैया देखो, सीधा सीधा मैं बता दूं आपको कि इनमें जो हमारा सही होगा शास्त्रीय गायन। शास्त्रीय गायन का संबंध जो है कुमार गंधर्व से है। ठीक, दूसरा हम सितार वादक देबू चौधरी से है। तीसरा वायलिन वादक कन्याकुमारी से है। और सरोद वादक जो है अली अकबर खान से इनका संबंध है। तो हमारा इनमें से 1 2 3 4 हमारा पहले ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर हमारा सवाल है। 24 नंबर हमारा सवाल ये कह रहा है कि मैजनी की रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का अनुवाद लाला लाजपत राय ने किस भाषा में किया था। ठीक, मैजनी ने एक रचना किया था, उसका जो रचना का नाम है द ड्यूटीज ऑफ मैन, इसका लाला लाजपत राय ने किस भाषा में किया था। पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, बंगाली हो गया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, मैजनी की पुस्तक का नाम क्या था, द ड्यूटीज ऑफ मैन। इसको लाला लाजपत राय ने उर्दू भाषा में इसको अनुवादित किया था। ठीक, चलिए 25 नंबर हमारा सवाल है। 25 नंबर हमारा कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, क्या, एक जिला और एक उत्पाद, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये चीज बताना है। चलिए, पहला ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि बहराइच जो है, क्या बहराइच में गेहूं ठंडल उत्पादक बहराइच कह रहा है कि हस्तशिल्प एवं खाद्य प्रसंस्करण। पीलीभीत में क्या बांसुरी एवं काष्ठ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अयोध्या में क्या गुड़ बनाए जाते हैं। हाथरस केले के रेशे से बने उत्पादक। इनमें से कौन सा बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। 25 नंबर में बताइए कौन सुमेलित नहीं। भैया हाथरस में केले के रेशे से बने उत्पाद नहीं किए जाते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाए। बाकी बहराइच में क्या है, बहराइच में हमारा हस्तशिल्प एवं खाद्य उत्पादन संस्करण प्रसंस्करण है। पीलीभीत में बांसुरी एवं काष्ठ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अयोध्या जो है गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये हमारे तीनों ऑप्शन सत्य हो जाएंगे। चलिए 26 नंबर सवाल है। 26 नंबर वाला हमारा सवाल है, कह रहा है कि मार मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है। क्या, मार मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये चीज आपको बताना है। चलिए 26 नंबर, इसमें से पहला ऑप्शन पूर्वी क्षेत्र हो गया यूपी का, पश्चिमी क्षेत्र हो गया यूपी का, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए मार मिट्टी के बारे में बात किया जा रहा है। 26 नंबर, ठीक, मार मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में मार मिट्टी पाई जाती है। ठीक, 27 नंबर, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। किसका, पेनिप्लेन, जियोसिंक्लाइन, कास्ट प्लेन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भैया जो गंगा के मैदान है, गंगा के मैदान में, ठीक है, जो जियोसिंक्लाइन के रूप में इसको वर्णित किया गया है। ठीक, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हमारा 28 नंबर सवाल है। ऑप्शन भी आ रहे होंगे चारों, हाँ ऑप्शन भी आ रहे हैं। एक तरफ पहाड़ी राज्य है, दूसरी तरफ भारतीय राज्यों में स्थिति है। पहाड़ी राज्य कहाँ पे स्थित है। चलिए बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, इसको हमें मिलाना है। बेलारी गुड्डा
पहाड़ी कहाँ है? चिन श्रृंखला, घोसी पहाड़ी। आपको मैच कराना है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। तो हमें इनमें से एक पकड़ना है जो ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ज़्यादा फेमस हमें कौन सा लग रहा है? बटेश्वर की पहाड़ी। बटेश्वर की पहाड़ी बिहार में पड़ती है। कहाँ? बटेश्वर की पहाड़ी बिहार में पड़ती है। बेल्लारी गुड्डा की पहाड़ी कर्नाटक में पड़ती है। ठीक, और चिन श्रृंखला जो है मणिपुर में पड़ती है। और घोसी पहाड़ी जो है वो हरियाणा में पड़ती है। घोसी पहाड़ी कहाँ पड़ती है? हरियाणा में। घोसी पहाड़ी हरियाणा में। चिन श्रृंखला कहाँ पड़ती है? मणिपुर में। बेल्लारी पहाड़ी कर्नाटक में। बटेश्वर की पहाड़ियाँ अपने बिहार में पड़ती हैं। ठीक है, ठीक है। 29 नंबर हमारा सवाल है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? ठीक, बेतवा हो गया, चंबल हो गया, केन हो गया, रामगंगा हो गया। आपको इनमें चारों ऑप्शन में बताना है कि यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। 29 नंबर, तो भैया रामगंगा जो है इनकी सहायक नदी नहीं है। क्या? रामगंगा जो है इसकी सहायक नदी नहीं, बाकी बेतवा हो गया, केन हो गया, चंबल हो गया, ये सारी यमुना की सहायक नदियां हैं। चलिए 30 नंबर देख लेते हैं। 30 नंबर हमारा ये कह रहा है, वर्ष 2021 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? वहीदा रहमान को, अमिताभ बच्चन को, प्रेम चोपड़ा को, रमेश सिप्पी को। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 30 नंबर में जो 2021 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे प्रदान किया गया है, तो उसको बताना है ये वहीदा रहमान को प्रदान किया गया है। 2021 की बात है। ठीक, चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल 31 नंबर, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सैन्य तख्ता पलट हो गया है? तंजानिया में, गैबोन में, जायरे में, जिम्बाब्वे में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। 31 नंबर, इसमें से तंजानिया, गैबोन, जायरे, जिम्बाब्वे। चलिए किस देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ था? गैबोन में। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल हम 32 नंबर सवाल देख लेते हैं कि 32 नंबर सवाल में हमारे कौन से ऑप्शन सही होंगे। ठीक, एक तरफ ऊर्जा संयंत्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ ऊर्जा के प्रकार दिए हुए। चमेरा ऊर्जा, ठीक, में कौन सा? ग्वाल पहाड़ी, गुडनकुलम, पतरातू। ठीक, अब आपको बताना है कि ये कौन से है। कोई सौर ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है, आणविक ऊर्जा है। तो जो चमेरा है, ठीक, चमेरा जो ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, वो सौर ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, चमेरा ऊर्जा संयंत्र जो है वो जलीय ऊर्जा है। क्या है? हाँ, चमेरा जो है वो जलीय ऊर्जा है। क्या है? चमेरा जो है वो जलीय ऊर्जा है। ठीक, ग्वाल पहाड़ी जो है वो सौर ऊर्जा है। ठीक है, कुडनकुलम जो है वो आणविक ऊर्जा है और पतरातू जो है वो तापीय ऊर्जा है। तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मिला लिए होंगे आप लोग। ठीक, पहला चमेरा जलीय, ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा, कुडनकुलम जो है आणविक ऊर्जा, पतरातू जो है तापीय ऊर्जा। ठीक, चलिए 33 नंबर हमारा सवाल देख लेते हैं। 33 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है। क्या? राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटना हो गया, कोलकाता हो गया, गोवा हो गया, गोमुख उत्तराखंड हो गया। चलिए राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पे स्थित है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये पटना में स्थित है। ठीक, चलिए 34 नंबर सवाल है हमारा। 34 नंबर हमारा क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? ठीक है, ठीक है, चलिए राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था अवस्थित है कहाँ पे? पटना में। हमारा 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? कौन सा? पहला ऑप्शन मलक्का जल डमरू मध्य, दूसरा बेरिंग जल डमरू मध्य, तीसरा फ्लोरिडा जल डमरू मध्य, चौथा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। चलो 34 नंबर में कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? 34 नंबर में हमारा जो है कि जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सी तिथि, कौन सी जल डमरू मध्य पड़ता है? तो वो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नज़दीक जो है वो पड़ता है। ठीक, चलिए 35 नंबर का हमारा सवाल हो गया। 35 नंबर वहाँ कह रहा है कि
ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? क्या कह रहा है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, ब्राज़ील में। चलिए आपको बताना फटाफट कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक, 35 नंबर। ठीक, चलिए आइए, हमारा 36 नंबर सवाल है, दिख रहा है पूरी तरीके से। 36 नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है। हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक उत्पन्नता पाई जाती है। आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही उत्तर है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए 36 नंबर, इसमें कौन सा आंसर सही है? जो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं केरल कोरल रीफ के बारे में। ठीक, कौन सा नंबर है हमारा? 37 नंबर है। चलिए, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? ठीक, 18 सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्र में, महाद्वीपों एवं द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी दोनों तटों पर, ठंडे समुद्री तटों पर पाया जाता है। चलो, कोरल रीफ कहाँ पे पाई जाती है? ठीक, और किन तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है? चलिए 37 नंबर सवाल हमारा, 37 नंबर हमारा कौन से होगा भैया? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के तटीय क्षेत्रों में कोरल रीफ पाई जाती है। ठीक, चलिए 38 नंबर सवाल है, वर्तमान विश्व में किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? निग्रोयड, मंगोलायड, ऑस्ट्रेलियाड, काकेसियस। चलिए 38 नंबर, इनमें से कौन सही है? वर्तमान विश्व में किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन हमने पढ़ दिए इनमें से। ठीक है, सबसे ज़्यादा काकेसियाई, क्या काकेसियाई जो है इनकी सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। चलिए अगला ऑप्शन क्या है हमारा? 39 में म्यांमार का पेंगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? देखो, म्यांमार में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम पेंगुयोमा क्षेत्र है। यहाँ पे टिन, चांदी, खनिज तेल, तांबा सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? तो भैया म्यांमार के पेंगुयोमा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खनिज तेल पाया जाता है। ठीक है, 40 नंबर सवाल आ जाइए फटाफट। कह रहा है कि सितंबर 2023 में भारत में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था। ठीक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वासुदेव कुटुंबकम, उत्तिष्ठत जागृत, इनमें से कोई नहीं। चलिए कौन सा इनमें से ऑप्शन सही होगा? जो भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक, G20 शिखर सम्मेलन, उसका जो मुख्य विषय था कि वासुदेव कुटुंबकम, इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 40 नंबर सवाल हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए 41 नंबर सवाल हमारा क्या है? G20 शिखर सम्मेलन में G20 में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य था अफ्रीकी यूनियन, ईरान, कनाडा, यूरोपियन यूनियन। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? 41, इनमें से हमारा जो है वो अफ्रीकी यूनियन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर, ठीक, 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? क्या 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? भारत में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, चीन में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। आपको बताना है कि 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था। चलिए, तो 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन जो है वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हाल ही में याग चुरुपी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको? याग चुरुपी को। उसका संबंध किस राज्य से है? हिमाचल से, अरुणाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से। चलो बताना है आपको। याग चुरुपी को जीआई टैग दिया गया है, उसका संबंध किस राज्य से है? 43 में कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो भैया याग चुरुपी का संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक, 44 नंबर, चलिए 44 नंबर, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार करना है। ठीक, कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक होता है? पहला समोच्च बांध, दूसरा अनुपद सस्यदन, शून्य जुताई। तो आपको बताना है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन में इनमें से कौन सा संदर्भ सही होगा। चलिए फटाफट बताइए। 44 नंबर का हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब 1, 2, 3, मतलब जो समोच्च बांध है, ठीक, वो वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संबंध में उपयुक्त है। ठीक, अनुपम बांध भी है,
अनुपद सस्यन शून्य जुताई। ठीक, ये सारे ऑप्शन हमारे सही है। चलिए ये 45 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर? 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। आपको बताना है कि ओजोन परत जो है पृथ्वी से करीब ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है। ठीक, 45 नंबर। चलिए फटाफट बताइए। तो इनमें से भैया जो ओजोन परत पृथ्वी से करीब 20 किलोमीटर ऊंचे है। ठीक, 20 किलोमीटर ऊंचे है, तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ये हमारा 46 देख लेते हैं। 46 में हमारा ये कहा जाता है निम्नलिखित में से घटनाओं को सही क्रम बताना है। ठीक, तो इसका आंसर जो है उधर भी दिया हुआ है, तो आपको बताना है। ठीक है, चलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, और प्रोजेक्ट हाथी। ठीक, 46। तो इनमें से हमको बताना क्या है, तो इसके बारे में हमें कि इनको क्रमबद्ध सीरियल लगाना है। किसको क्रमबद्ध सीरियल लगाना है कि इसकी स्थापना कब और किसके बाद हुई थी। ठीक, तो हमें इसके बारे में बताना है। कौन सा नंबर है हमारा? 46 नंबर है। तो भैया आपसे बता दूं कि पहला जो है पहले तो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना हुई थी। ठीक, दूसरा जो है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई थी। तीसरा जो है हमारा वो प्रोजेक्ट हाथी की, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा? जैव विविधता की। ठीक, जैव विविधता की। ठीक, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा। तो हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, हमारा बी ऑप्शन जो है इनमें से सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा मोबाइल में आने में दिक्कत होता करता है। चलो, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी कब? 1994, 1995, 1996, 1997। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। क्या? रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? 47 नंबर बताइए फटाफट। तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1996 में हुआ था। हमारा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 48 नंबर। चलिए, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण आर्कटिक तक परिवर्तित होती? पहला कंचनजंगा नेशनल पार्क में, नंदा देवी नेशनल पार्क में, और नेवरा वैली नेशनल पार्क में, नामदफा नेशनल पार्क में। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो भैया नामदफा नेशनल पार्क। ठीक, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे जो है जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं। 49 में क्या कह रहा है? अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? किस पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? चलिए बताना। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कारण, ठीक, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हमें ये बताना है कि अम्ल वर्षा किसकी वजह से होती है। तो भैया अम्ल वर्षा होने का प्रमुख कारण नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों मिल करके अम्ल वर्षा करते हैं। ठीक है, चलिए आइए 50 नंबर सवाल देख लेते हैं। 40 नंबर। आइए हम सीधा 40 नंबर के ऑप्शनल और उस पर। ठीक, एक तरफ वायु प्रदूषक है और दूसरी तरफ प्रभावित अंग है। चलिए फटाफट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले हमें क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड आसान है, इसको हमें पकड़ना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो खून की रक्त धाराओं को रोक देता है। ठीक, क्या करता है? खून की रक्त धाराओं को रोक देता है। तो ये हमारा डी का चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो भैया डी का चौथा ऑप्शन 3 जगह है। उसके पहले हमें और कुछ पकड़ना है। चलिए और कुछ पकड़ते हैं। धूल जो है, ठीक, क्या? धूल जो है वो फेफड़ों में जमा हो जाती, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 के 3। 1 के 3 ये। तो हमारा 50 नंबर का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम मिला लेते हैं आसानी से। बी का 1, ठीक, बी का शीशा से मस्तिष्क, ठीक, और पारा से उदर, ये नुकसान इससे प्रभावित अंग होते हैं। तो मिल गया हमारा चारों ऑप्शन सही। भैया एस्बेस्टस धूल से हमारे फेफड़े में जमा होने की वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। शीशा मस्तिष्क के अंग को प्रभावित करता है, पारा उदर के अंग को प्रभावित करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त की धमनियों में रक्त का बहाव रोक देती है। ठीक, चलिए आइए हमारा 51 नंबर सवाल देख लेते हैं। ऑप्शन आ गया। हाँ,
ठीक, चलिए, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो कीड़े होती हैं उनकी क्या भूमिका होती है। चलिए, पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा जल या जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय नष्ट कर देती हैं। यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है। यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है। यह अविलता दूर करती है और जल की निर्ममता में सुधार लाती है। पहला ऑप्शन ए सही है, दूसरा बी वाला 2, 3 सही है, सी वाला 1, 3 सही है, डी वाला 1, 2, 3 सही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। भैया, जो जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो विकिरण होती है वो क्या करते हैं कि यह जल में उपस्थित होती हैं, नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को पूरी तरीके से निष्क्रिय और नष्ट कर देती। तो हमारा पहला ऑप्शन ही इसमें क्या है, सही है। बाकी हमारे ऑप्शन क्या हो गए, उनकी भूमिका नगण्य हो गई। ठीक, चलिए आइए 52 नंबर का हमारा सवाल है, देख लेते हैं फटाफट। ठीक, चलिए, आपको बताना है, एक तरफ दिवस दिया गया है और एक तरफ उनको मनाने वाले दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। क्या विश्व पर्यावरण दिवस क्या 5 जून को मनाया जाता है, यस या नो, आपको बताना है। क्या पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है। क्या विश्व तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो है क्या 16 सितंबर को मनाया जाता है। 52 नंबर में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो भैया, विश्व तंबाकू दिवस जो है 5 मई को नहीं बनाया जाता, बाकी तो सारे आसान है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व ओजोन 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, चलिए 53 नंबर का सवाल हमारा 53 कह रहा है कि मध्य एशिया का इतिहास, क्या कह रहा है कि मध्य एशिया का इतिहास रचना के रचनाकार हैं किसके, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य नरेंद्र देव, रामधारी सिंह दिनकर, राहुल संकृत्यायन। 53, चलिए फटाफट बताइए कौन सही है। तो मध्य एशिया का इतिहासकार, मध्य एशिया का इतिहास, इसको किसने लिखा है, तो इसको राहुल संकृत्यायन ने लिखा है। ठीक, 53 नंबर। चलिए 54 नंबर देख लेते हैं। ठीक, कौन सा 54 नंबर हमारा ये कह रहा है कि एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ योजनाएं हैं। क्या दुलारी कन्या योजना जो है उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। मुख्यमंत्री कौशल योजना क्या राजस्थान में लागू हुआ था। कालिया छात्रवृत्ति योजना उड़ीसा में, और अरुंधति स्वर्ण योजना हिमाचल में। इनमें से कौन सा योजना सही सुमेलित है, मतलब कहाँ पे क्या लागू किया गया था। चलिए, तो इसमें से कालिया छात्रवृत्ति योजना जो है ये उड़ीसा में लागू किया गया था। ये ऑप्शन जो है हमारा सुमेलित है। ठीक, चलिए 55 नंबर देख लेते हैं। एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ जन्म है। क्या गिरजा देवी का जन्म वाराणसी में हुआ था। बताना कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। क्या स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म चंदौली में हुआ था। हसरत मोहानी का जन्म उन्नाव में हुआ था। बीरबल का जन्म जालौन में हुआ था। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सही है और 1 सुमेलित नहीं है। तो भैया, स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो जन्म है वो चंदौली में नहीं हुआ, बाकी गिरजा देवी का जन्म बनारस में हुआ था। ठीक है, हसरत मोहानी का जन्म उन्नाव में हुआ था, और बीरबल का जन्म जो है जालौन में हुआ था। यूपी स्पेशल पढ़िएगा तो उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ठीक, 56 नंबर। चलिए 56 नंबर कह रहा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के बारे में। भैया, केंद्रीय आलू अनुसंधान के बारे में बात किया जा रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ठीक की स्थापना वर्ष 1949 में सर हर्बर्ट स्टीवर्ट की सिफारिश पर शिमला में हुआ था। इसे वर्ष 1956 में पटना जो बिहार में पड़ता है स्थानांतरित कर दिया गया था। पहला ऑप्शन 1 सही, दूसरा 2 सही, तीसरा 1, 2 दोनों सही, और डी का है दोनों नहीं, मतलब दोनों गलत है। बताइए कौन सा। 56 नंबर, तो भैया ये जो दोनों क्या हैं, गलत है। ठीक, चलो, मतलब दोनों नहीं। चलिए 57 नंबर देख लेते हैं। एक तरफ स्थल दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है, और आपको इसमें सही सुमेलित करना है। कन्नूर कहाँ पड़ता है, क्या तमिलनाडु में पड़ता है। कुंदापुर कर्नाटक में पड़ता है। मालवान जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। पुलिकट क्या केरल में पड़ता है। मैच कराना है। पहला ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही, 2 और 3 सही है। सी वाला 3 और 4 सही है। डी वाला 1, 2, 1, 3 और 4 सही, मतलब 2 को इसमें छोड़ दिया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए, इनमें से हमारा जो कुंदापुर है वो कर्नाटक में पड़ता है, और मालवान जो है हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। समझ गए आप। ठीक है, 58 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए
सितंबर 2023 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, चलो भैया, महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के बारे में बात हो रही है। पहला ऑप्शन, इसका अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। क्या यह बात सत्य है? दूसरा, यह 22 फीट ऊंची बैठी हुई मुद्रा की प्रतिमा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। सही कौन सा है? क्या एक और दो दोनों सही? हम ऐसे ऑप्शन दे रहे हैं क्योंकि ऑप्शन उधर है। ठीक है, कौन सा? ए सही है, दो सही, एक और दो दोनों सही, दोनों गलत। ठीक, तो आपको बताना है। चलो हम ऐसे बता दे रहे हैं कि सितंबर 2023 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। ये बात बिल्कुल सत्य है और ये 12 फीट है ऊंची पर बैठी हुई एक मुद्रा प्रतिमा है। तो हमारे क्या है, दोनों ऑप्शन जो हो गए हमारे वो सही हो गए हैं। चलिए 59 नंबर का हमारा सवाल है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? होलोग्राफी तकनीकी जो है क्या डेनिस गैबर, BCS थ्योरी जो है अतिचालकता जो है केमरलिंग ओस, और वाईफाई जो है हेराल्ड हास। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हमारा नहीं है, आपको ये बताना है इसमें। तो हमारा वाईफाई हेराल्ड जो है ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए 60 नंबर देख लेते हैं। 60 नंबर हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में कौन सा ऑप्शन कथन सही है? उनकी पूर्व अनुमति के बिना संसद में कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। क्या ये बात सत्य है? वह मृत्युदंड में क्षमादान कर सकते हैं, मतलब किसी को मृत्युदंड मिला हो तो उसको क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन वह कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए व्यक्ति को क्षमादान नहीं दे सकते हैं। चलिए बताइए फटाफट इसमें से कौन सही होता है। ठीक है, ना तो एक और ना ही दो। 60 नंबर का इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, 61 नंबर देख लेते हैं। एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ विधानसभा की संख्या। त्रिपुरा में क्या 60 विधानसभा की सीटें हैं? असम में क्या 129 विधानसभा की सीटें हैं? मणिपुर में क्या 60 है? ठीक है, मिजोरम में क्या 40 है? इनमें से बताना है कि आपसे कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो भैया असम में जो है 129 सीटें विधानसभा में नहीं है, बाकी त्रिपुरा में 60 है, ये बात सत्य है। मणिपुर में भी 60 है और मिजोरम में 40 है। ठीक, चलिए 62 नंबर हमारा सवाल है, कह रहा है कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? क्या प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? 62। चलिए फटाफट बताइए। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। आपको इसमें हमको बताना है। चलिए, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? 12, 13, 14, 15। फटाफट बताइए कौन सा इसमें सही होगा। इसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन। कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी शक्ति जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश के लिए निर्गत करती है। चलिए 63 में आपको टिक लगाना है कौन सही है। तो भैया भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश के लिए निर्गत करने की प्रेरित करती है। चलिए 64 नंबर सवाल है, कौन सा? 64। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में वयस्क मताधिकार 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आपको बताना है 64। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? किसने कहा था कि जो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी? चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सही होगा। इनमें से सही होगा मौलाना आज़ाद ने ये बात कही थी। चलिए 65 नंबर, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्थापित शिव नटराज की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए 65 नंबर, पहला, यह मूर्ति अष्टधातु की बनी है तथा 27 फीट ऊंची है। इसका निर्माण तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधाकृष्णन स्थापित और इनकी टीम द्वारा किया गया था। चलिए ऑप्शन बोल दे रहा हूँ, एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, और ना ही एक और ना ही दोनों सही है। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सही होगा। तो भैया ये भी ऑप्शन, यह मूर्ति अष्टधातु की बनी 27 फुट ऊंची है और इसका निर्माण तमिलनाडु के स्वामी मलाई के
प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन द्वारा इसको उनकी टीम द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, चलो G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्थापित शिव नटराज की मूर्ति की बात इसमें किया जा रहा है। ठीक, चलिए आइए हमारा 66 नंबर का सवाल है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद और एक तरफ संबंधित उसके राज्य हैं और हमको ये बताना है, ठीक, कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। क्या 371 का किस नागालैंड संबंधित है, 371 खा असम से, 371 गा जो है मेघालय से और 371 घा जो है आंध्र प्रदेश से। आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा? 66 नंबर में इनमें से कौन सा बताना सुमेलित नहीं है? तो भैया 66 नंबर 371 गा जो है वो मेघालय से संबंधित नहीं है। बाकी का जो है नागालैंड, खा जो है असम और घा जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, हो गया आप लोगों का। चलिए 67 नंबर देख लेते हैं इसी वक्त। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ठीक, बेरुबारी में, सज्जन सिंह बी, गोलकनाथ में और केशवानंद भारती में। आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि जो उद्देशिका जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा होगा? 67 नंबर। ठीक, 67 इनमें से सही होगा बेरुबारी में। ठीक, 68, चलिए 68 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक, संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार। आपको बताना है कि भारतीय राजतंत्र नहीं है। क्या भारतीय राजतंत्र की नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्शन? ठीक, 68 का जो है सत्ताधारी सरकार नहीं होती, हमेशा यह है जनता द्वारा चुनी जाती है और समय समय पर जनता के द्वारा बदली जाती है। ठीक, चलिए 69, G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ था। ठीक, ये सबको पता है। विदेशी मेहमानों को दिए गए उपहारों में से एक जिगराना इत्र का संबंध कहाँ से था? किसका? जिगराना इत्र की बात आती है तो आपके जेहन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। पहला कन्नौज से, फिर रायबरेली से, फिर लखनऊ से, फिर जौनपुर से। चलिए बताइए 69 की अगर इत्र की बात आए तो कन्नौज की बात सीधा ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भैया प्रेस की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा होगा? तो भैया प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 19 में है। ठीक, क्या है हमारा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 71 नंबर, चलिए राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। क्या यह बात सत्य है? इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन हमारा 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 1, 2 दोनों सही और कह रहा है कि ना तो एक ना तो दोनों सही। बताना है आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए भैया इनमें से हमारे दोनों ऑप्शन जो हैं सही हैं। चलिए 72 नंबर सवाल देख लेता हूँ। 72 नंबर सवाल हमारा ये कहता है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? चलिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन सही नहीं बताना है। एक नागरिक के मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं? क्या प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार भावना का विकास करें। तो भैया इसमें सीधा बात क्या कह रहा है कि अस्पृश्यता मिटाने की ओर का प्रयास करें। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए आगे तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 73 कह रहा है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होना चाहिए? ठीक, चलिए पहला ऑप्शन, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, ठीक है, वे केवल उच्च सदन पर ही वक्तव्य दे सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। चलिए फटाफट बताइए 73 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा? वे जो हैं, यदि वे भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट कभी नहीं दे सकते हैं। ठीक, 74 नंबर, चलिए 74 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही, मतलब एक दूसरे के कथन के बारे में बात करना है। ठीक,
कह रहा है कि जो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, क्या ये बात सत्य है? फिर कह रहा है आर कह रहा है कथन कारण का है, कह रहा है उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। चलिए फटाफट आपको बताना इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। 74। तो भैया इसमें से दोनों ऑप्शन सही हैं। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है, उसके हर 1/3 सदस्य जो हैं हर दूसरे वर्ष क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। ठीक, चलिए 75 नंबर। 75 कह रहा भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? पहला ऑप्शन संसदीय समितियों के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, कार्यपालिका को ऋण जारी करने के लिए बाध्य कर। 75 का कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें भैया जो भारतीय संसद की जो रीति से प्रशासन पर जो है वो संसदीय समितियों के माध्यम से अपने नियंत्रण में ये हमेशा रखती हैं। चलिए फिर से आगे 76 कथन और कारण कह रहा है कि विदेशी कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। क्या सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारतीय संविधान का संरक्षक है? ये बात तो बिल्कुल सत्य है। ठीक, ये बात जो है बिल्कुल सत्य है, लेकिन कह रहा है कि विदेशी कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक, तो हमारा 76 नंबर का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 77 की बात कर लें। चलिए 77 में कह रहा है भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बात किया जा रहा है। कह रहा है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, ठीक, निर्वाचन आयोग का कार्य है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए भी चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग का कार्य है। किसी राज्य के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना और निर्वाचन सुविधाएं तैयार कराने के लिए के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। चलिए फटाफट बताइए, ऑप्शन बोल दे रहा हूँ। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। 1, 2, 3, 4 ये सही है। ठीक, फिर कह रहा 1, 3, 4 ये सही है। फिर कह रहा सभी चारों सही हैं। 77। चलिए फटाफट आपको बताइए कौन सा इसमें सही होगा। तो भैया इसमें 1 सही होगा, 2 सही होगा और 4 सही होगा। ठीक, मतलब भारत का जो निर्वाचन आयोग है संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव भी करवाएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव भी करवाएगा और निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण भी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो चलिए इसमें से हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सही जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा कौन सा? हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 78 G20 के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक भारत की अध्यक्षता में 17 से 19 अप्रैल 2023 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये चीज़ आपको बताना है। ठीक, पहला वाराणसी में, हैदराबाद में, शिलांग में, गोवा में। बताना G20 के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक भारत की अध्यक्षता में 17 से 19 अप्रैल 2023 को कहाँ पर हुई थी। हमने चारों ऑप्शन बता दिए, वाराणसी हो गया, हैदराबाद हो गया, शिलांग हो गया, गोवा हो गया। चलिए 78 का कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो गया? तो भैया ये वाराणसी में इसकी बैठक की गई थी। अब आ गया है रीजनिंग, और रीजनिंग को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम तो सीधा आ गए अब 91 पे। 91 पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन पहले, पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पर हुआ था? गांधीनगर में, कोलकाता में, वाराणसी में और लखनऊ में। चलिए 91 में क्या WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? गांधीनगर में। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 92 आप लोग लगा लीजिएगा। 93 कह रहा है यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? आपको इसको बताना है। दुगनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, अपवर्तित रहेगी। ठीक, कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं कर सकेंगी। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? 93 में क्या है कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दुगनी हो जाती हैं तो वो अपरिवर्तित हमेशा
रहती हैं। ठीक, 91 हो गया। चलिए अब बात करेंगे हम किसके, 94 की। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारण है? ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता, कुशल श्रमिक, शहर से गांव की ओर पलायन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए कौन जिम्मेदार है? चलिए, ग्रामीण निर्धनता, कुशल श्रमिक, शहरी निर्धनता, शहर से गांव की ओर पलायन। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भैया इसमें ग्रामीण निर्धनता, गांव के लोग जब गरीब हो जाएंगे तो उनमें से कौन सी गति आएगी कृषि क्षेत्र में? ठीक, 95 में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? कह रहा है कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कृषि लागत और कीमत आयोग, कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय और कृषि उत्पाद विपणन समिति। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा अनुमोदित करता है किसको? गन्ने की उचित लाभ और कीमत। जो गन्ने की कीमत होगा कौन डिसाइड इसमें करेगा? चलिए, इसमें जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समितियां जो है गन्नों की उचित लाभ और लाभप्रद कीमत जो है अनुमोदित करती हैं। चलिए 96, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? सार्वजनिक ऋण को चुकौती, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, बजट घाटे की वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना और बजट घाटे की वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। चलिए बताना है आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, 96 में हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हमारा ऑप्शन क्या है? 97 में क्या कह रहा है? विश्व मसाला कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? क्या विश्व मसाला कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? इनमें से ऑप्शन कौन सा? नवी मुंबई में, नोएडा में, वापी में, गांधीनगर में। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा होगा? विश्व मसाला कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ? नवी मुंबई में किया गया था। 97। ठीक, चलिए बात करेंगे हम 98 में क्या कह रहा है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या होगा? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। बी ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। सी ऑप्शन, केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। डी ऑप्शन, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार लेने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 98, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, आराम से उस पर रोक लीजिएगा और उसके बाद आप लोग इसमें टिक लगाइएगा। तो 98 का हमारा ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ें। ओके, कह रहा है कि आयुष्मान सहकार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक, इसमें नहीं बताना है। किसके बारे में कह रहा है? आयुष्मान सहकार योजना के बारे में। भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू किया था। यह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी सहायता करने की योजना है। यह मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत एवं नवीकरण को शामिल करती है। यह तुम्हारी डी ऑप्शन है। यह राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा क्या सुमेलित नहीं है? भैया, यह भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत नहीं की जाती। बाकी हमारे ये तीनों ऑप्शन सही है। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में, यह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी सहायता करने की योजना है। एक, यह मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, नवीकरण को शामिल करता है। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए 100वां नंबर हमारा क्या कर रहा है? एक तरफ खेल प्रतियोगिता है और दूसरी तरफ वो कहाँ पे स्थापित किए गए थे। चलिए 100वां नंबर में बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। 100 नंबर का ठीक कह रहा है 11वां ICC पुरुष T20 विश्व कप 2028 भारत और श्रीलंका में होगा। दूसरा, 8वां महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 क्या दक्षिण अफ्रीका में होगा? ठीक हुआ है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 क्या पेरिस में होगा? 23वां फीफा विश्व कप 2026
क्या अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। तो बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 100 नंबर में क्या है, 11वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका में नहीं होगा। बाकी ये हमारे ऑप्शन क्या है, सही हो जाएंगे। ठीक, 8वां महिला T20 क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका 2023 में हुआ है। 23वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में होगा और 23वां फीफा विश्व कप 2026 में होगा। कहाँ होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। चलिए 101 नंबर देख लेते हैं। ठीक, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किस संस्थाओं की स्थापना की थी। क्या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस संस्थाओं की स्थापना की थी। पहला IMF, दूसरा IBRD, तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ और चौथा क्या है, WTO। तो इनमें से ऑप्शन हम आपको बता दे रहे हैं, 1 और 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1, 2, 3, 4 सही हैं। ठीक, इनमें से ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो IMF और IBRD इन दोनों संस्थाओं की स्थापना किया था। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। चलिए अगला नंबर हमारा क्या कह रहा है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट का सदस्य नहीं है। चलिए फटाफट बताइए। लाओ, PDR, चीन, म्यांमार और भारत। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एप्टा का सदस्य नहीं है। चलिए फटाफट बताइए इनमें कौन सा होगा। इनमें से हमारा सही ऑप्शन होगा म्यांमार जो है इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब 103 नंबर में क्या कह रहा है कि वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है किस पर, सामाजिक विकास पर, राजनैतिक विकास पर, परिवहन एवं संचार विकास पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर। 103 में कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास जो परिवहन एवं संचार विकास पर निर्भर है। ठीक, 104। ठीक, 104 क्या कह रहा, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है किसके आधार पर, ज्यामितीय क्रम से, अंकगणितीय क्रम से, हरात्मक क्रम में और उपरहित में से कोई नहीं। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे जो है ज्यामितीय क्रम में इसमें ऑप्शन सही होगा। चलिए 105 नंबर देख लेते हैं। 105 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था। वाराणसी में, कानपुर में, ग्रेटर नोएडा में, आगरा में। ठीक, 105 में हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। क्या कह रहा है, 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य पहली बार उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 जो है ग्रेटर नोएडा में हुआ था। ठीक, 106 कह रहा सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत बताया गया है। ठीक, चलिए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, क्या यह बात सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नति दशा में था, क्या यह बात सत्य है। सी ऑप्शन, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, क्या यह बात सत्य है। लोग लोहे से परिचित थे। बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में इनमें से कौन सा कथन गलत है। भैया लोग लोहे से परिचित हड़प्पा काल में नहीं थे, उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित पूरी तरीके से हो गए थे। चलिए 107 नंबर में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है। किसका, बुद्ध के जीवन से इनमें से कौन सा संबंध है। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए फटाफट बताइए बुद्ध का जीवन का संबंध अवंती से, गांधार से, कौशल से, मगध से। बुद्ध का जीवन का संबंध किन राज्यों से था उस समय के जो 16 महाजनपदों में से इनमें से किसका संबंध बुद्ध से था। 107 में जो है बुद्ध का संबंध जो है कौशल से भी था और मगध से भी था। गांधार तो उधर पड़ जाता है, ठीक, पश्चिमोत्तर सीमा में, और अवंती से भी इनका कोई संबंध नहीं था। चलिए 108 की बात कर लेते हैं। चलिए 108 नंबर कह रहा है कथन और कारक ने लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ दिया था, क्या यह बात सत्य है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, क्या ये भी बात सत्य है। ठीक है, तो इनमें से हमारा ए सही हो जाएगा। क्या, हाँ, उन्होंने सिकंदर ने क्या किया, 325 में भारत को छोड़ दिया था लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था, ये बात बिल्कुल गलत बताया गया है। ठीक, 109 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। क्या, 109। चलिए पहला ऑप्शन रियो डी जेनेरियो, जोटावा, रियाद, मेलबर्न। क्या कह रहा, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। चलिए फटाफट बताइए। तो भैया वो आयोजित रियो डी जेनेरियो में
आयोजित किया जाएगा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 रियो डी जेनेरियो में इसकी स्थापना मतलब किया जाएगा। ठीक, स्थापना नहीं, सॉरी, आयोजित किया जाएगा। ठीक है। 110 नंबर, 110 क्या कह रहा है? मध्यकालीन भारत के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किससे निरूपित था? बंधुआ मजदूर से। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान से, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र वाटर से, भूमि कृषि भूमि बदली गई बंजर से। चलिए, अर्घट, अर्घट किसे कहते थे? चलिए फटाफट बताइए। 110 में से कौन सही है? कि भैया वाटर व्हील, जलचक्र, मतलब नीचे से ऊपर पानी खींचते थे पहले बैलों के माध्यम से, उसी को अर्घट कहते हैं। चलिए 111 नंबर, 111 नंबर देख लेते हैं। 111 नंबर कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल क्रमबद्ध करना है। कुतुब मीनार का निर्माण कब किया था? पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। देखो भैया, पहला कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, पहला हमारा हो गया। ठीक है, पहला हमारा ये हो गया। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। ठीक, 2 हो जाएगा। पुर्तगालियों का भारत आगमन 3 हो जाएगा। और ये हमारा विजयनगर 4। तो क्या हो जाएगा? 2 1, मतलब 2 4 3 1 11। हाँ, ये बात सही है। चलिए 112 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि शाहजहां के बल्ख अभियान। चलो, शाहजहां के बल्ख अभियान के बारे में बात करेंगे। काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को ले जाना, मुगलों की मातृभूमि समरकंद और परगना को जीतना। सी ऑप्शन, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना, मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? शाहजहां के बल्ख अभियान की बात किया जा रहा है, तो इनमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। ये शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था। 13 नंबर, चलिए दिख रहा है। पहले कथन कारक पढ़ लेते हैं। क्या मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे थे? क्या यह बात सत्य है? कथन कह रहा मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। चलिए फटाफट आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन है वो ए सही है। ठीक, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज राज्य के रूप में उभरे थे, लेकिन मराठा पहले शासक ये नहीं थे कि जिनका उद्देश्य था कि भारत को एक राष्ट्र पूरे संकल्प को बनाना है, उनका उद्देश्य नहीं था। चलिए 114 नंबर कह रहा है कि कौन से विद्रोह कब हुए थे और इनमें से कौन सा सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, रंपा विद्रोह के 1859-60 में हुआ था। पाबना किसान विद्रोह के 1879-80 में हुआ था। बंगाल का नील विद्रोह 1860 से 63 में हुआ था। जयंतिया विद्रोह जो 1873 से 76 में हुआ था। इसमें सही उत्तर आपको बताना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा है। ठीक, तो भैया इसमें पाबना विद्रोह जो है ये इसमें हुआ था। पाबना किसान विद्रोह 1879-80 में के बीच में हुआ था। ठीक, तो सॉरी 1800 इसमें नहीं हुआ था। इसमें मैच कराना है, तो मैच कराने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। ठीक, 1 का 2 रंपा विद्रोह इसमें हुआ था, ऐसे मिला लीजिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, रंपा विद्रोह जो है वो 1879-80 में हुआ था। पाबना विद्रोह 1873-76 में हुआ था। बंगाल में नील विद्रोह 59-60 में हुआ था। जयंतिया विद्रोह 1860-63 में हुआ था। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको मिला लीजिए। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1879-80 में। पाबना विद्रोह 1873-76 में। बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था। जयंतिया विद्रोह 1860-63 में हुआ था। ठीक है, चलिए हमारा 115 नंबर क्या कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। क्या यह बात सत्य है? कारण कह रहा है उन्होंने धर्म का राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। इनके कथन और कारक में सही है। कौन सा सही है? चलिए, इनमें कह रहा है कि ए और आर दोनों सही। ए आर की सही व्याख्या स्पष्टीकरण करता है। ए आर दोनों सही पर स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। 115 में से क्या है? ए जो है वो गलत है। ठीक, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। ठीक, उन्होंने धर्म का राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। चलिए 116 नंबर
कह रहा है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ठीक, एमएन राय, मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एमएन राय जो थे वो पहले भारतीय थे जो कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन किया था, उनकी सदस्यता ली थी। 17 नंबर। ठीक, 17 नंबर में आपको मिलान करना है। ठीक, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित है। ठीक, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से क्या है? संबंधित है। चलिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक, इसके बारे में आपको बताना है। किसके बारे में? कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? भगत सिंह को फांसी कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? ठीक, चलिए, पहले कौन आएगा? सबसे पहले इसके बारे में हमें बात करना है। ठीक है, चलिए 117 डी, आप लोग डेट याद कर लीजिएगा। कथन कारण, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुसत्ता बनी रही कब? कथन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुसत्ता बनी रही। ठीक, कारण कहता है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? भैया, जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो भारत में ब्रिटेन की प्रभुसत्ता पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। ठीक, और ये हमारा स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी। हाँ, ये बात सत्य थी। ठीक है, 119 कह रहा इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? इंपीरियल गजेटियर एक पत्र था, उसका प्रकाशन किसने किया था? इसके बारे में बात किया जा रहा है। पहला कोलिन क्लार्क ने, दूसरा विलियम विल्सन हंटर ने, चार्ल्स इलियट ने और विलियम डिग्बी ने। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ठीक, तो इंपीरियल गजेटियर जो था प्रकाशन, ठीक, इसके संकलनकर्ता विलियम विल्सन हंटर थे। ठीक है, चलिए 120 नंबर। 120 नंबर में एक तरफ दिया हुआ लक्षण, एक तरफ दिया हुआ मान। ठीक, और बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा है। कह रहा देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत क्या? 18.5% है। क्या बात सत्य नहीं है? प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 829। क्या बात सत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश की 2001 से 11 20.2%। दशक की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। क्या महिला साक्षरता दर 57.2% नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्शन इनमें से गलत बता रहा है? तो भैया, देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या प्रतिशत 18.5% नहीं है। बाकी हमारे ऑप्शन प्रति वर्ग किलोमीटर 829 यूपी की है। 20% 1 से लेकर के 2011 के बीच की जनसंख्या वृद्धि दर थी। महिला साक्षरता दर इस समय 57.2% है। ठीक है, सही हो गया। ठीक, चलिए 121 की बात करें। 121 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद मध्य गंगा नगर से लाभान्वित होती है? ठीक है, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, हाथरस हो गया। आपको बताना है कि जो निम्न ये जनपद दिए हुए हैं और गंगा नहर से इनको किन किन जिलों को फायदा होता है। ठीक, चलिए बताइए। आगरा में तो यमुना नदी है, मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, हाथरस हो गया। ठीक, तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 122 हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजन कहाँ किया गया था? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसके बारे में आपको बताना है कहाँ किया गया था। तो भैया, इसका जो है ये आगरा में सुलह कुल। ठीक, चलिए आगे 23 नंबर क्या कह रहा है? पायर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे मतलब पायर हेलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? आपको बताना है। ठीक, सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधों के ताप को। ठीक, सोलर रेडिएशन को नापने का प्रयोग जो है पायर हेलियोमीटर से किया जाता है। ठीक, 124 ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन की गति का नियम, बर्नौली का सिद्धांत और पास्कल का नियम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 124 जो है ऑटोमोबाइल्स हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं होता है, वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक, ये आपको बताना है। तो भैया, ये पास्कल के नियम पर सिद्धांत करता है हाइड्रोलिक। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? कथन और कारक के बीच में, इसके बारे में आपको बताना है। कह रहा है कि एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी
छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। क्या बात सत्य है? छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्ण होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी होने का आभास कराता है। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ठीक, तो भैया ये बात तो हमारा बिल्कुल सही है कि एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि वह बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। ये बात हमारा सही, लेकिन हमारा आर गलत है, तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य 126 नंबर, क्या 126 नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितनी होनी चाहिए? 45 डेसिबल, 50 डेसिबल, 55 डेसिबल, 60 डेसिबल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें हमारा 45 डेसिबल होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, चलिए निम्नलिखित में से 127 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2023 में अक्रा को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। बी ऑप्शन, वर्ष 2024 में स्ट्रासबर्ग को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। सी वाला 125 में रियो डी जेनेरियो को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया। उपर्युक्त में से सारे कथन सही हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इसमें से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है। ठीक, 128 नंबर क्या आ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है? राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है? UR राव उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा में है? विक्रम साराभाई केंद्र अंतरिक्ष तिरुवनंतपुरम में है? इनमें से कौन सा सुमेलित ऑप्शन हमारा नहीं है? ठीक है, UR राव उपग्रह केंद्र हरिकोटा में नहीं है। बाकी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। ये ऑप्शन हमारे सही हैं। चलिए ठीक है, 129 इल्मेनाइट जो कि भारतीय राष्ट्रीय तटरेखा, ठीक, तटरेखा के रूप में व्यापक रूप से प्रसिद्ध किया खनिज है। टंगस्टन के लिए, टाइटेनियम के लिए, गैलियम के लिए, टिन के लिए। 129 ठीक, 29 में कौन सा ऑप्शन हमारा? टाइटेनियम के लिए। ठीक, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है। ठीक, नहीं बताना है। कह रहा ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम का बाइकोकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। तो इनमें से हमारा ये हमारा सुमेलित नहीं, बाकी हमारे सुमेलित सारे हैं। ठीक, चलिए आइए हमारे 131 नंबर क्वेश्चन क्या है? फिर कह रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ज्वारनाशी पैरासीटामॉल द्वारा, ठीक, प्रतिफेनकारक पॉलीएमाइड सिलिकेन्स द्वारा, प्रतिपूतिरोधी एस्पिरिन, ठीक, अस्थिक्षयरोधी कैल्सीफेराल, विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है? तो इसमें से सुमेलित प्रतिरोधी वाला नहीं, बाकी हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। 32 में आ जाइए। ठीक, कह रहा है लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है? क्लोरो यौगिक है, सल्फर यौगिक है, फ्लूओरिन यौगिक है, एसिटिक अम्ल है। चलिए लहसुन में गंध किसकी वजह से आती है? ठीक, इसको आपको बताना है। तो लहसुन में गंध जो है सल्फर यौगिक की वजह से आती है। फिर कह रहा है कि 33 नंबर है, मिलान कर लीजिए। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए पहला ऑप्शन हमारा विटामिन किससे संबंधित है? विटामिन जो हमारा कैरोटीन से संबंधित है। ठीक, हमारा ये 133। और एंजाइम किससे? पेप्सिन से। हार्मोन किससे संबंधित है? टेस्टोस्टेरोन से। और प्रोटीन किससे संबंधित है? क्रिएटिन से। ठीक, चलिए आइए अगला ऑप्शन हमारा देख लेते हैं। रक्त समूहों की खोज किसने किया था? ठीक, 34 नंबर क्या कह रहा है? रक्त समूहों की खोज किसने किया था? ठीक, कह रहा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वेन ने, रॉबर्ट कोच ने और कार्ल स्टीमर्स ने। ठीक, तो रक्त समूहों की खोज जो है कार्ल लैंडिस्टीनर ने किया था। ठीक, क्लोवन वर्ण का प्रयोग किया जाता है मूंगफली में, सरसों में, गेहूं में, आलू में। क्लोनल वर्ण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसमें आलू में किया जाता है। फिर कह रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित है? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? DNA आणविक कैंची, लाइगेसेज आणविक कैंची, ठीक, लाइगेसेज, फिर आणविक सीवनकार, फिर रेजिस्ट्रिक्शन। ठीक, इसमें से आणविक सीवनकार। ठीक, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 37 नंबर देख लीजिए। ठीक, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक, तो इस पुस्तक के लेखक जो थे रवि शास्त्री थे। ठीक, अंडर 19 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक,
तो इनमें से हमारा ये सही हो जाएगा। मतलब भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीत हासिल किया था और इसका आयोजन भूटान के थिम्पू में किया गया था। ठीक, चलिए आइए 139 में कौन सही होगा? सही सुमेलित नहीं है। ठीक, 139 में हमारा डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी हमारा सही सुमेलित है। 40 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 प्राचीन ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थलों में से कौन सा संरक्षित घोषित किया गया है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, चलिए बताना इनमें कौन सुमेलित नहीं। तो इनमें शाही पुल सुमेलित नहीं है, बाकी चंपत राय का महल झांसी में पड़ता है, रानी का तालाब जो है प्रयागराज में पड़ता है, संत कबीर नगर में कोटा टीला पड़ता है। ठीक, इसमें ठीक ये 40 नंबर में क्या है कि सुमेलित नहीं, शाही पुल जो है जौनपुर में नहीं है। ठीक, ये सुमेलित नहीं है। चंपत राय का महल झांसी में, रानी का महल, रानी का तालाब प्रयागराज में, संत कबीर नगर कोट टीला में। ठीक, आर माधवन FTII के अध्यक्ष हैं इस समय। ठीक, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अनिल चौहान दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। और आर के वेंकटर मणि जो 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। ठीक, चलिए